जहां बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि क्या पीस टॉक्स की आड़ में, क्या सीज फायर के दौरान लिए गए वक्त की आड़ में पीछे सामरिक तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और क्या आने वाले दिनों में वो युद्ध जो पहले से हम देख रहे हैं चला आ रहा था, अभी फिलहाल रुका हुआ है, थमा हुआ है, हालांकि इजराइल लेबनान के मामले में वो भी नहीं हुआ है, क्या वो और ज्यादा भयानक हो जाएगा? आज अड़ी में इसी पर करेंगे चर्चा। और फिलहाल आपको दिखाता हूं यह खबर, ईरान की अमेरिका को सीधी चुनौती। यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा ईरान, जितना चाहे यूरेनियम संवर्धन करेगा ईरान। ईरान के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकई की वार्निंग कि हमारे एनरिचमेंट की जो हमारा अधिकार है उसको लेकर कोई हमको डिक्टेट नहीं कर सकता और हम इसको अपना अधिकार मानते हैं और इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की तरफ से, उसके सोर्सेस की तरफ से, उधर अमेरिका की तरफ से भी ये बातें कई जगहों पर की जा रही हैं कि एनरिचमेंट के संदर्भ में ईरान बात मान लेगा, इधर ईरान ने ये बात स्पष्ट कर दी है 21 तारीख की डेडलाइन, इससे पहले कि फिर से युद्ध शुरू हो जाए, सीज फायर समाप्त हो और युद्ध शुरू हो जाए। क्या वाकई इस महत्वपूर्ण बिंदु पर दोनों ही पक्ष अड़े रहेंगे और कोई बात नहीं बनेगी और आखिरकार इस समय का उपयोग अमेरिका की तरफ से केवल अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह युद्ध और विध्वंसक दिखाई देगा क्या? आगे देखिए, ट्रंप का संदेश लेकर ईरान पहुंचा पाकिस्तानी डेलीगेशन। तेहरान में असीम मुनीर और आरागची की मुलाकात। मिलिट्री ड्रेस में तेहरान एयरपोर्ट पर मुनीर ने की लैंडिंग। वार्ता से पहले सूट बूट में नजर आए असीम मुनीर। अमेरिकी शर्तों को ईरान के समक्ष रख रहे हैं मुनीर। असीम मुनीर आज तेहरान पहुंचे। तेहरान जब वो लैंड कर रहे थे तो फील्ड मार्शल वाली यूनिफॉर्म में दिखाई दिए और उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की तब वो सूट बूट में दिखाई दिए। यहां अमेरिका का पक्ष जाहिर है वो एक तरीके से एनफोर्सर के तौर पर लेकर गए हैं। यहां वो बातें बताएंगे जो अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं और ईरान इसमें क्या सोचता है, जाहिर है जब वो लौटेंगे तो ये संदेश लेकर भी लौटेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इसका कुछ हासिल होगा या ये डेडलॉक बना रहेगा और इसी तरह के डेडलॉक में ये सीज फायर के लिए जो वक्त है वो जाया हो जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका आगे परिचय कराता हूं, लेकिन उसके पहले ये खबर देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है अपनी सैन्य तैनाती। ईरान से सीज फायर के बीच बढ़ाए गए 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुआ यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मिडिल ईस्ट में जल्द पहुंचेगा बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप। द वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, मतलब यहां तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो वक्त है इसमें अमेरिका को ये समझ में आ रहा है या अमेरिका असल में दुनिया भ्रम में हो सकती है लेकिन अमेरिका भ्रम में नहीं है। उसको मालूम है कि आगे कोई बात नहीं बनने वाली और इसी तरह ये डिप्लॉयमेंट और ज्यादा इंटेंस होता जाता है और ज्यादा बढ़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इसीलिए यह अंदेशा है कि ये युद्ध जब फिर से शुरू होगा इस पॉज बटन के हटने के बाद तो और विध्वंसक तरीके से शुरू होगा। हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराता हूं जल्दी से और फिर उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये पूरा मामला एक फसाड तो नहीं है, एक स्मोक स्क्रीन तो नहीं है जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि असल में हमने पीस टॉक के लिए सीज फायर किया है, लेकिन असल में खुद को फिर से अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाने के लिए और मजबूती के साथ ईरान पर धावा बोल देने के लिए अमेरिका कहीं ये जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहा है। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी भी हमारे साथ पाकिस्तान से इस चर्चा का हिस्सा हैं और सज्जाद अजहर पीरजादा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह समझना चाहता हूं कि कितने लोगों को हमारे पैनल में ऐसा लग रहा है कि असल में अमेरिका केवल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मदद कर रहा है और यह केवल टाइम बाइंग प्रोसेस है ताकि अगला हमला जो हो वो और निर्णायक हो जाए अमेरिका की तरफ से। क्या आपको लगता है एसबी अस्थाना सर ऐसा? देखिए, जो अमेरिका कर रहा है एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है डिप्लॉयमेंट से, तो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट से जो पहले भी उनकी पॉलिसी रही है कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करो और इस प्रेशर में शायद नेगोशिएशन में मदद मिले। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो जाहिर है कि अमेरिका और जिस हिसाब से इनके संसद में चर्चा चल रही है, सेनेट में चर्चा चल रही है, अमेरिका अभी बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ना चाहता इस लड़ाई में, लेकिन वो कमज़ोर भी नहीं दिखना चाहता और ना मानने वाली जो मांगे हैं ईरान की वो मानना भी नहीं चाहता। तो इस हालत में वो अपनी ताकत और बढ़ाना चाह रहा है उधर और ईरान को ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ये नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊं कि ईरान भी कुछ इसी कोशिश में है, वो भी अगले 3-4 दिन देख रहे हैं क्योंकि अभी तक ईरान ने कुछ एस्केलेशन नहीं किया है ब्लॉकेड के अगेंस्ट। ब्लॉकेड के अगेंस्ट उनके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि वो रेड सी बंद कर सकते हैं,
दूसरा ऑप्शन है कि एस्केलेशन डायनेमिक्स में दूसरा काम भी हो सकता है। अभी तक उन्होंने अंडर सी केबल्स के ऊपर कुछ हरकत नहीं की ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे हैं चीजें हैं जो ईरान कर सकता है। दोनों ही तरफ से बहुत कॉशियसली देखा जा रहा है कि आने वाले समय में वक्त किस करवट जा सकता है और उसके लिए उनकी तैयारियां क्या है। लेकिन बहुत से लोग जो है अंदेशा जता रहे हैं कि ये केवल एक तरीके से समय खरीदा जा रहा है, उस दौरान अपनी तैयारियों को और बढ़ाया जा रहा है और युद्ध फिर से भड़केगा और विध्वंसक होगा। इसलिए लोगों को लग रहा है क्योंकि 28 तारीख फरवरी को जब यह हुआ, 26 तारीख को तो बातचीत चल रही थी और उस बातचीत में यह भी कहा जा रहा था कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा जा रहा है और हो सकता है कोई हेडवे बन जाएगा। उसके बाद 28 तारीख को जब यह हुआ तो ईरान के लिए यह बहुत बड़ा शॉकर था। क्या इसीलिए अब ये अंदेशे एक बार फिर से बड़े हो गए हैं कि बातचीत चल तो रही है लेकिन हो सकता है ये टाइम बाइंग हो रही हो? आरजू काज़मी जी, पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है इसको? देखिए, पाकिस्तान में अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या उनके साथी जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हमने ये वॉर रुकवा दी है। और चाहे 2 वीक्स के लिए हो या कुछ भी, तो पाकिस्तान तो इस तरह की बात कर रहा है और यही क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन जो आम लोगों की अगर हम बात करें तो शायद उनको ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि ट्रंप को शायद टाइम चाहिए था। ट्रंप इस वॉर में से इस जो अटैक्स थे उसमें से निकलना चाह रहे थे और ऐसे में पाकिस्तान ने उनकी मदद की कि यहाँ पर ये पीस टॉक रखवा दी। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। क्या अमेरिका ने रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए ये एक तरीके से वक्त खरीदा है और क्या पाकिस्तान इसमें उसकी मदद कर रहा है? ये बहुत सारे लोग इस थ्योरी, ये हो सकता है कि एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो क्योंकि बहुत आसानी से ये बिकती है, लेकिन इस समय बहुत सारे लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं। आशीष, क्या इस बात को जिन लोगों से आपकी बात हो रही है, जो आपके सोर्सेस हैं, क्या वो भी ये मानते हैं या मानते हैं कि नहीं बड़ी सदाशयता से इसमें अमेरिका आगे बढ़ रहा है और वाकई ये टाइम सीज फायर का केवल बातचीत के जरिए सकारात्मकता और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी संजीदा कोशिश है? दिनेश जी, आप तय मान लीजिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का फेज 2 की तैयारी चल रही है। ये एक नया फेज होगा और जो भी कुछ जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, जो पोजीशनिंग हो रही है, ये प्योरली मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल डोमेन में अगर हम कहें 2 शब्दों के इस्तेमाल से ये पूरा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेज 2 पार्ट 2 की तैयारी, रीपोजिशनिंग, रीडिप्लॉयमेंट, रीओरिएंटेशन, बस यही किया जा रहा है। क्योंकि जो भी बातें, जो भी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाए, कोई ट्रूथ सोशल पे की जाए, एक्स पे की जाए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड हो रहा है वो प्योरली यही दिखा रहा है कि रीओरिएंटेशन, रीडिप्लॉयमेंट और पूरी तरह से फेज 2 की तैयारी नए सिरे से की जाएगी। बातचीत करने के लिए आप कैरियर बैटल ग्रुप्स को नए ऐड नहीं करते हैं। बातचीत करनी होती है तो एक होता है ना, जैसे नहीं, लेकिन फिर यह भी तो माना जाता है ना कि बातचीत की टेबल में पोजीशन स्ट्रेंथ किया है, इसके लिए आपको बाहर डिप्लॉयमेंट बढ़ाने पड़ते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलएसी का एक एग्जांपल देता हूं दर्शकों को ताकि डायरेक्टली कनेक्ट होगा। देखिए, डी एस्केलेशन फिर डी इंडक्शन, यानी कि पहले वो लड़ाई वाली मुद्रा से, पोजीशन से, डिप्लॉयमेंट से साइंस के तौर पर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर वो हटे तो सही। ये नहीं होता है कि और जाके खड़े कर देंगे और फिर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आशीष कह रहे हैं कि बातचीत को भी माहौल की जरूरत होती है और माहौल ये बता रहा है कि असल में नीयत कुछ और है। अशोक सज्जनहार सर, आपके पास आने वाला हूं, उसके बाद सज्जाद साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन जंग में तेजी से खत्म हो रही है अमेरिकी मिसाइल और उसका स्टॉक। जंग की शुरुआत में ही प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल PRSM मिसाइल स्टॉक समाप्त होने की बात हो रही थी। अमेरिकी आर्मी यूनिट ने पूरा स्टॉक शुरू में ही खर्च कर लिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। पहली बार कॉम्बैट में इस्तेमाल हुई PRSM मिसाइलें, आर्टिलरी यूनिट का पूरा इन्वेंट्री समाप्त होने के संदर्भ में सोर्सेज बता रहे हैं कि अमेरिका इस तरफ एक बहुत बड़ा डिप्लीट देख रहा है और ये उसके लिए एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। क्या इसको देखते हुए अशोक सज्जनहार सर, वही जो तब हो रहा था कि बातचीत की कोशिशें दिखाई दे रही थी लेकिन असल में नियत हमले की थी और नियत कुछ और थी, क्या इस बार भी वैसा ही है या इस बार सिनेरियो बदला हुआ है? जी धन्यवाद दिनेश। मेरे विचार से ये राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही डेस्परेट हैं इस युद्ध को अंत करने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये तो एक आपने कारण बताया है, जो उनकी PRSM मिसाइल्स कम हो रही हैं, उनका जो जखीरा है वो कम हो रहा है, परंतु और भी बहुत कारण है और मेरे विचार से इससे और बड़े और महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो जो वहाँ पर उनकी अपनी यहाँ पर इन्फ्लेशन हो रही है, कितनी गैस प्राइसेस कितने ऊपर हो गए हैं, पहले $3 थे, $4 से ऊपर हो गया है अब। और आगे चलते हुए अगर तेल की अवेलेबिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में कम होगी, अगर ईरान का तेल भी आना बंद हो जाएगा, खाड़ी के देशों का तेल आना बंद हो जाएगा, तो दाम और बढ़ेंगे।
तो उनको और देशों की चिंता नहीं है, सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, परंतु उनको भी। और उसके बाद उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इस वॉर के लिए जो सपोर्ट है वो कम हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर एक बार आपने वो वाला कदम ले लिया जो आपने युद्ध कर दिया, तो फिर उसके बाद आप कैसे वापस अपने हाथ खींच पाएंगे। देखिए, आपने शुरुआत की बात की थी जो जब 26 तारीख को 26 फरवरी को बातचीत हो रही थी और 28 फरवरी को उन्होंने कर दिया। देखिए, मेरे विचार से दिनेश एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण उस समय था, क्योंकि इजराइल ने भी और अमेरिका ने ये सोचा था जो ईरान अपनी सबसे वीकेस्ट पोजीशन में है इन 47 सालों में। उन्होंने देख लिया था जनवरी में क्या हुआ, वहां पर हजारों की तादाद में लोग आ गए थे, वहां ये सत्ता के विरुद्ध वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा हम आएंगे वहां पर, इनका जो शीर्ष सारा नेतृत्व है, क्लर्जी है, मिलिट्री है, इनको खत्म करेंगे, ये सब लोग आ जाएंगे। और वही आपने देखा, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे आप बाहर आइए, ये बहुत सुनहरा मौका है, ऐसा मौका फिर नहीं कब आएगा। तो इसीलिए वो उनसे गलत फहमी हो गई। और उसके बाद बड़ी और मिसअसेसमेंट हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, खाड़ी के देशों पर वो हमला कर रहे हैं, वो उन्होंने सोचा नहीं था। तो अब मेरे विचार से ही इज वाइजर, और इसीलिए वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जैसा कि कहा गया है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं अपने लिए लेवरेज बनाने के लिए, परंतु युद्ध को आगे नहीं चलना। ये महत्वपूर्ण बात अशोक सज्जनहार कह रहे हैं। कार निर्माता और ऑटो मेकर से अमेरिका ने खुद कहा हथियार बनाना शुरू करो। यहां देखिए, जीएम और फोर्ड जैसी जो कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, उनको मिलिट्री इस्तेमाल में काम आने वाली गाड़ियां और उससे वेपन प्रोडक्शन के लिए भी अपनी यूनिट्स को देने के लिए उनको कहा गया है। प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कार फैसिलिटी को वेपन प्रोडक्शन सेंटर में तब्दील करने के निर्देश दिए गए हैं। वेपन प्रोडक्शन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ अमेरिका कह रहा है कि हथियार बनाए जाएं और इसमें ये कंपनियां भी मदद करें। अब जरा इसको भी देखिए, वार्ता की आड़ में अमेरिकी तैयारी चल रही है क्या? पेंटागन ने हथियार उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया है और यह कहा है कि हथियार उत्पादन में अब आप सब भी लग जाइए। बड़ी बड़ी कंपनियों को इसके लिए कह दिया गया है। जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स जैसी ऑटो कंपनियों से बातचीत की गई है। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि अपनी फैक्ट्री कैपेसिटी का कुछ हिस्सा हथियार बनाने में लगा दिया जाए। वर्ल्ड वॉर II के वक्त कार कंपनियां भी सैन्य सामान बनाती थीं और अब इस बार भी यही दिखाई दे रहा है। बातचीत में GE एरोस्पेस और ऑस्कोश कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। यूक्रेन ईरान से जुड़े युद्धों के कारण गोला बारूद की कमी पहले ही आप जानते हैं। जो वहां के सबसे बड़े जनरल हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा था कि हमारे पास अभी उतना रिजर्व नहीं है, हम वॉर में जाने के लिए उतने तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ गए वॉर में। और अब ये देखा जा रहा है कि बहुत सख्त कमी है रिसोर्सेस की। क्या इसीलिए इस समय को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने रिजर्व्स को वापस भरने के लिए और आने वाले दिनों में विध्वंसक हमला होगा क्या? जरा ये भी देखिए, कार कंपनियों को हथियार बनाने के निर्देश की वजह क्या है। ईरान जंग में हर दिन 28 टोमाहॉक मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं। टोमाहॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन सिर्फ 0.25% प्रतिदिन है। जंग में 500 पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है जो साल भर का स्टॉक है। थर्ड प्रोडक्शन साल भर में 96 मिसाइलों का है, जबकि 40 दिन में ही 96 मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं इंटरसेप्टर के तौर पर। और इसीलिए यह समझा जा रहा है कि इस समय पूरी ताकत से अमेरिका अपने रिजर्व्स को वापस स्थापित करने में लगा हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि बातचीत में अगर कुछ होना होता तो कम से कम दोनों तरफ से दिखाई देता कि कुछ एक पॉइंटर्स में सहमति बन रही है, और ये अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। सज्जाद पीरजादा साहब, आपका टेक क्या है? और दूसरा, इसमें मान लीजिए दोनों तरफ ही कोई अभी समझ कर नहीं दे रहा है, तो ये क्योंकि आप लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्या आप लोग सिर्फ मैसेंजर के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका देख रहे हैं, या इन्फोर्सर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के, या फिर मीडिएटर के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान की भूमिका? देखिए गणेश जी, सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा, आपकी वेस्ट कोट की बहुत खूबसूरत पहनी हुई है। दिल के हाल तो अल्लाह जानता है। अभी जो हालात है पाकिस्तान के, अमेरिका और ईरान के, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, खुश खबरें आ रही हैं। लेकिन एक शायर ने कहा था ना कि तमाम उम्र खुशी की तलाश में रहे, तमाम उम्र तरसते रहे खुशी के लिए। अब जो असल खुशी उस वक्त आएगी जब वो मौका आएगा कि दोबारा से मुज़ाकरात की मेज सजेगी,
ट्रंप की तरफ से कौन आएगा, ईरान की तरफ से कौन आएगा, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, क्या होगा, इसका फायदा किसको होगा। तेल के हवाले से, गैस के हवाले से जो हमारे इंडियन पड़ोसी हैं वो भी परेशान हैं, बाकी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान परेशान है। इस वक्त तो हमें असल खुशी तब मिलेगी ना जब ये पेट्रोलियम मसनूआत हमें मिलेंगी, और जब ये मिलेंगी तो आप भी ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे होंगे, और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप उस वक्त कहिएगा शुक्रिया पाकिस्तान, आपने कामयाब मुज़ाकरात करवा दिए। आप वादा कीजिए मुझसे। आपसे वादा है हर एक अच्छे काम जिसका इंसानियत पर माकूल असर पड़ेगा, उसके लिए हमने हमेशा आपको कहा है ये काम कीजिए। ऐसे काम मत कीजिए जिससे इंसानियत और निर्दोष लोग परेशान हो, मारे जाएं कहीं पर। हम यही कहते रहें, और एक बार फिर से कोई अच्छा काम होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन यहां आपने वेस्ट कोर्ट की भी तारीफ कर दी है। आपने कहा है बहुत पुरुम्मीद तरीके से दुनिया इसको देख रही है मुज़ाकरात की। लेकिन मेरा जो सवाल था कि क्या आपके भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में होने के चलते दोनों तरफ से जिन पॉइंट्स पर अड़े हुए हैं दोनों पक्ष, क्या उसमें किसी तरफ से यील्ड दिखाई दे रही है? क्या यह होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस पे अड़े हुए तो थे लेकिन अब इस पर बात बन जाएगी? अशोक सज्जनहार सर के पास मैं जाना चाहता हूं। अशोक सज्जनहार सर, ये वाली बात आपने कहा कि पहले से परसेप्शन बदला हुआ है, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे उसमें दोनों तरफ का जो रुख था वो तो आज भी वही दिखाई दे रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, ऑपरेशन इकोनॉमी फ्यूरी शुरू करेगा यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का ये ऐलान, ये देखिए। अब एक दूसरी तरफ से ये फ्यूरी कह लीजिए आप, जिसको अभी कह रहे थे पार्ट 2 आशीष, अब उसको बदले हुए नाम के साथ एपिक फ्यूरी को इकोनॉमिक फ्यूरी के तौर पर सामने लाया जा रहा है। और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि अकेला देश पूरी दुनिया में ऐसा जहां डिफेंस मिनिस्ट्री को अब वॉर मिनिस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। तो क्या यहां पर वॉर रुकने के पक्ष में ज्यादा होंगे लोग, या वॉर को आगे और बढ़ाने, फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा करने और वॉर को आगे बढ़ाने में होंगे? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है जनरल स्थाना? देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर जो अब लड़ाई के बजाय इकोनॉमिक्स के तौर पे जो से है ना इकोनॉमिक वॉर, और इकोनॉमिक तरीके से ईरान को कमज़ोर किया जाए, और ईरान की ये जो ब्लॉकेड है उससे अगर ईरान का कुछ भी तेल बाहर नहीं जाएगा तो जाहिर है कि जो भी IRGC भी अगर कमांड में है तो उसको भी दिक्कत होगी अपना देश चलाने के लिए, और उसे भी चिंता नज़र आएगी कि मेरे ईरान के अंदर रोष ज़्यादा बढ़ेगा, और रोष बढ़ने से जो अभी एक लड़ाई के कारण जो इकट्ठे हो गए थे सब, वो शायद खतरे में पड़ सकता है। तो ये एक उनको नज़र आ रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो पीट हेग्सेथ हैं उनकी अगर आप बात सुने तो वो तो सिर्फ लड़ाई के मूड में है, लेकिन वो शायद उनकी अपनी TRP है, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका में ये बातचीत क्लियर है कि अभी और भी तरीके तलाशने होंगे ईरान को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ लड़ाई के तरीकों से काम नहीं चलेगा, बिकॉज मिलिट्री जो है उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन मिलिट्री पावर की एक लिमिट है। डोनाल्ड ट्रंप को कौन इन्फ्लुएंस कर ले जाएगा? वो लोग जो चाहते हैं कि दूसरे और तरीके आजमा लिए जाएं, वो पहले भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगे हुए थे। जेडी वांस उनमें से एक थे, लेकिन ईरान ने कहा कि जेडी वांस की तो सुनी नहीं जा रही है शायद। और दूसरी तरफ देख लीजिए ये जो पीट हेग्सेथ हैं, फॉर दैट मैटर जैरेड कुशनर, जिनसे बातचीत करने के लिए ईरान बड़ा सशंकित था कि इनसे बातचीत, स्टीव विटकॉफ, ये किनकी बात सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? सवाल तो ये भी है। और अगली खबर देखिए, हथियार बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया इमरजेंसी मोड में हथियार बनाए जाएं। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के साथ डील हुई थी, पेट्रियट मिसाइल उत्पादन की डील हुई थी, और पेट्रियट के लिए 4.7 बिलियन का अनुबंध हुआ है डॉलर का। 600 यूनिट से 2000 यूनिट ले जाना इसका लक्ष्य है। तो अगर आने वाले दिनों में चीजें आउटलुक पॉजिटिव है तो फिर इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? और सवाल यह है कि किसी के किए अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा। अगर वो चाहेगा इसका क्रेडिट किसी दूसरे को दे देना है तो वो भी दे देगा। क्या उसके अलावा कोई सूरत दिखाई दे रही है आरजू काज़मी जी कि ऐसा होगा कि किसी के इंटरवेंशन से अचानक सद्बुद्धियां आएंगी और चीजें बड़ी रोजी हो जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो डायलॉग करवाए गए, जो मीटिंग हुई, तो वो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है कि हम जाकर एक चलती हुई लड़ाई ईरान और अमेरिका की रोक देंगे और दोनों को इस बात पे राजी कर लेंगे कि वो हमारे यहाँ के डायलॉग कर लें। अगर हमारी बात इतनी सुनी जा रही होती, अगर हम इतने स्ट्रांग होते तो हम सबसे पहले तो अफगानिस्तान को रोक लेते, अफगानिस्तान में जाके डायलॉग कर लेते और अपनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया होता। लेकिन ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश होगी कि वो एक डायलॉग चाहते हैं या वो बीच में ब्रेक चाहते हैं,
और ईरान भी इसके लिए तैयार होगा। कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर ईरान के लीडर जा सकते। जिन लोगों से बातचीत हो सकती थी अमेरिका की, उनको तो मार डाला इन्होंने। शुरू में ही जितनी लीडरशिप थी वो तो सारी की सारी इन्होंने मार डाली, तो बात इन्होंने करनी किससे थी। तो इस वक्त जो थोड़ी बहुत उनके लोग रह गए हैं, उनको जाहिर है कि वो खतरा नहीं लेंगे और वो पाकिस्तान आने के लिए फिर भी तैयार हो गए। अगर पाकिस्तान ये क्रेडिट लेता है कि एकदम साफ साफ, हमेशा की तरह दो टूक एकदम साफ साफ, खरी खरी। आरजू काज़मी जी, ये बात आपकी जो है, ये मतलब एक ही दिल तो है, कितने बार आप इस तरीके से दिल को जीतेंगी?